नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल के सिलेबस में आपका एक छोटा-सा टॉपिक दिया गया है, स्मार्ट विलेज प्रोग्राम और स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपसे 1 या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो कुछ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इतनी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले 2 जानकारियाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जानकारी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे? इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा दूसरी जानकारी ये है कि अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो लोअर का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, स्मार्ट विलेज ये है क्या? इसमें 4 आयामों पर हम चर्चा करेंगे, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, स्मार्ट विलेज क्या है? इसका परिचय जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अगर संगठन होंगे स्मार्ट विलेज प्रोग्राम चलाने के लिए जो सहायता कर रहे हैं, भारत के गाँवों को स्मार्ट बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो हम उन संगठनों की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा कौन-कौन से काम किए जा रहे हैं, किसी भी गाँव को स्मार्ट बनाने के लिए, उसकी चर्चा करेंगे और अवसंरचना, विकास एवं प्रोत्साहन, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक कि अगर कोई गाँव है, तो वो गाँव स्मार्ट बने या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उसके लिए उसे कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही होगी, कुछ पुरस्कारों में उसको भागीदारी करवाई जा रही होगी, तो वो कौन-कौन से हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिचय से। देखो, स्मार्ट विलेज होता क्या है? परिचय जान लो। ये वास्तव में ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे समुदाय होते हैं, जो जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नए-नए समाधानों या संसाधनों का उपयोग करते हैं। गाँव मान लो ये गाँव स्मार्ट कैसे होगा? भई आप हो और आपका ये घर है, ठीक? गौर करना। मैंने कहा ये स्मार्ट होम है, स्मार्ट घर है, तो स्मार्ट घर का मतलब क्या है? यहाँ पर आप रह रहे हो ना, तो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस घर में बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, वाई-फाई लगा होगा, बेहतर टेलीविज़न मनोरंजन का साधन होगा, है ना? अच्छी कार होगी इस घर में, ताकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। आपका जो घर होगा वो मेन रोड के नज़दीक होगा या मेन रोड पर होगा, ताकि और वहाँ से एक बड़ी चौड़ी-सी सड़क जा रही होगी, अच्छी सड़क जा रही होगी। तो कुल मिला के ये घर इस घर में जो जीवन को सुगम बनाने वाली परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, संसाधन हैं, वो उपलब्ध हैं। ऐसे ही कोई गाँव स्मार्ट अगर बनाना है उसे, तो वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों का जीवन बेहतर कर दो। जीवन बेहतर होगा कैसे? इनको भी संसाधन उपलब्ध कराइए। तो स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे समुदाय होते हैं, जो जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नवीन समाधानों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक? अब यहाँ पर आओ, स्मार्ट विलेज बनाने के लिए कोई संगठन है, संस्था है जो काम कर रही है? हाँ, स्मार्ट गाँव डेवलपमेंट फाउंडेशन, याद रखो, इसे स्मार्ट गाँव भी कहा जाता है। ये भारतीय गैर सरकारी संगठन है। इसका काम क्या है? ये भारत के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण और विकास का काम करता है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखना। स्थापना होती है 2017 में और इसके संस्थापक रहे हैं रजनीश बाजपेयी और योगेश साहू। ठीक, ये है स्मार्ट गाँव डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये भारतीय गैर सरकारी संगठन है, जो कि भारत के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण और विकास का काम करता है। ग्रामीण अ, स्मार्ट विलेज की अवधारणा देख लो, गांधी जी का कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ से एक डायलॉग पूछा जा सकता है गांधी जी से। देखो, स्मार्ट विलेज की अवधारणा, ये ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पहल है। स्मार्ट विलेज मैंने कहा, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए विलेज का मतलब है गाँव और स्मार्ट का मतलब है अब गाँव का विकास किया जा रहा है। लोगों की जो ज़रूरतें हैं या लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, अर्थात गाँव का विकास होता है। तो स्मार्ट विलेज ये एक पहल है। कैसी पहल है? ग्रामीण विकास पर केंद्रित पहल है। अच्छा, गांधी जी ने गाँव के लिए कुछ कहा है क्या? याद रखो, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी जी के स्वराज या आदर्श ग्राम दृष्टिकोण से भी प्रेरित है। गांधी जी ने कहा है कि पंचायतों को ग्राम गणराज्य होना चाहिए। ठीक, गांधी जी ने एक डायलॉग और भी मारा है गाँव के लिए। गांधी जी ने ये भी कहा है कि भारत की आत्मा उसके गाँव में बसती है। तो ये स्टेटमेंट्स याद रखना, आपसे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ, भारत में क्या स्मार्ट विलेज कोई है? भारत का सबसे पहला स्मार्ट विलेज कौन-सा था? ये था राजस्थान का धनौरा गाँव। विकास किसने किया है? तो एक फाउंडेशन है जिसे कहते हैं इको नीड्स फाउंडेशन। इसके द्वारा ये विकसित किया गया। कहते हैं कि इसको प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है 2018 में।
तो भारत का पहला स्मार्ट विलेज, इससे संबंधित ये 3 जानकारियाँ, फैक्ट आपको याद रखने हैं। केवल स्मार्ट गाँव की ही हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपसे स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज की। यहाँ पर इंटेलिजेंट शब्द आ गया। तो भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन-सा है? ये नागपुर का है, महाराष्ट्र का। नाम है सतनावरी, ठीक है? सतनावरी। तो ये गाँव रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करता है। फिर से समझ लो, ये जो नागपुर का गाँव है, जिसे कहते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, ये करता क्या है? काहे का प्रयोग कर रहा है? रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसका प्रस्ताव कौन लाया था? कौन है इसके पीछे? इसके विकास के पीछे? इसके विकास के पीछे हाथ है वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज़ का। और चूँकि महाराष्ट्र का गाँव है, तो महाराष्ट्र सरकार का इसमें योगदान है। ठीक, और आगे बढ़ो ज़रा, यहाँ पर आ जाओ। अब कोई ये गाँव है मान लो, अब इस गाँव को स्मार्ट बनाना है, तो कौन-कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा? गौर करना। स्मार्ट विलेज बनाने के लिए कौन-कौन से पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा? स्मार्ट विलेज बनाने के लिए यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है, भाई एक व्यक्ति है जो कहीं भी रहता है, गाँव में रहे, शहर में रहे, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ऊर्जा। आप अगर भोजन भी करते हो, पर्यावरण में मैंने मैंने आपको पढ़ाया भी था ना कि जो पोषण के स्तर थे, उनके बारे में पढ़ाया था, ऊर्जा का संचरण पढ़ाया था मैंने आपको। अगर कोई व्यक्ति भोजन खाता है, तो उसी से इसको ऊर्जा मिलती है। ऊपर से ये सन है, सूर्य है, ये ऊर्जा का स्रोत है ना? इससे ऊर्जा मिलती है। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि गाँव के लोग जिस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाँव में बिजली जिस प्रकार से पैदा की जा रही है, वो पैदा करने का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। अर्थात स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट कनेक्टिविटी हो गाँव में, वो गाँव स्मार्ट हो जाएगा, स्मार्ट विलेज कहलाएगा वो। कनेक्टिविटी स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, संचार ट्रांसपोर्ट है, हमें दूसरी जगह बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तो यहाँ पर डिजिटल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, स्मार्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ये गाँव है, तो इस गाँव में छोटे-छोटे भूखंड होंगे, खेत होंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे हो रही है? क्या आज भी कोई किसान अपने बैल लेकर घंटों-घंटों उस खेत में खपा रहता है? क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, तो हम स्मार्ट कहाँ से हुए? हमारा गाँव स्मार्ट कैसे हुआ? फिर हमें एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना होगा, लेकिन स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना होगा, ठीक? एजुकेशन भी हमारी स्मार्ट होनी चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या किसी भी प्रकार का सरकारी स्कूल हो, तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्मार्ट होनी चाहिए, लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ जो डिजिटल गैजेट्स हैं, वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कि स्मार्ट एजुकेशन हो गाँव में, स्मार्ट हेल्थ व्यवस्था हो गाँव में, है ना? स्मार्ट एनवायरनमेंट हो गाँव में और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो विलेज में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा गाँव या कोई भी गाँव स्मार्ट विलेज है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये हैं पहलू जिन पर काम करना होगा और एक गाँव को स्मार्ट बनाना होगा। अब आ जाओ, एक ग्रुप है जिसको कहते हैं रुटाग, RUTAG। इसका पहले तो आपसे पूरा नाम पूछेगा। RU का मतलब है रूरल, TAG का मतलब है टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। इसको कहते हैं ग्रामीण प्रौद्योगिकी समूह। ठीक? तो इस मिशन को शुरू किया गया है। सवाल ये है कि किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है PSA ने। इसको कहते हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। याद रखिएगा, RUTAG यानी रुटाग को जिसे कहते हैं रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, जिसे कहते हैं हिंदी में ग्रामीण प्रौद्योगिकी समूह मिशन, इसने शुरू किया है। भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने इसको शुरू किया है। कब से शुरू हुआ है? 2004 से। ठीक? एक तो बात ये हो गई। अब और आगे बढ़ो ज़रा, इससे संबंधित और बातें हम कर लें, रूटाग से संबंधित। ध्यान दो, ये जो रूटाग है, RUTAG, ये 7 IITs में केंद्रित है। कितनी? 7। IITs का मतलब है IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT दिल्ली, गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने रुटाग अध्याय भी शुरू किए हैं। ये जो पहला अध्याय है ना, 2014 में खोला गया था और IIT दिल्ली से जुड़े जम्मू विश्वविद्यालय में इसको खोला गया था। इसका उद्देश्य क्या है रुटाग का? तो ये ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास और वितरण के लिए एक तालमेल और उत्प्रेरक प्रणाली के रूप में काम करता है। आओ जरा डिटेल में देखते हैं कि ये काम क्या करता है। देखो, मैं रुटाक की बात कर रहा हूँ, RUTAG, ठीक? तो ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना इसका प्रमुख कार्य है। कैसे सशक्त बनाएगा? ये ग्रामीण आबादी को उन उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए काम करता है, जिन्हें उन्हें फलने-फूलने की आवश्यकता होती है।
ये मांग आधारित समाधान है। तो ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट तकनीक चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर ये केंद्रित होकर काम करता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन काहे का, यह स्थानीय स्तर पर समाधानों के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे लोगों का जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये है रूटाक का काम। यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, इसका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण जान लो। तकनीकी अंतर को पाटना, ये है इसका टारगेट। प्रौद्योगिकी उन्नयन करना, ठीक? जैसे रोटाक केंद्रों से प्राप्त प्रगति को शामिल करके पारंपरिक प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के उन्नयन का समर्थन करता है। यानी पारंपरिक जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको हटा के प्रौद्योगिकियों के उन्नयन का ये समर्थन करता है। क्षमता निर्माण करता है ये। इसके अलावा और क्या है इसके लक्ष्य? क्षमता निर्माण करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ अन्य संस्थाओं के साथ ये मिलकर काम करता है। अन्य संस्थाओं के साथ ये सहयोग का काम करता है। तो ये है रूटाग। इसमें से याद रखना बहुत सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट बना के। आगे बढ़ो। रूटाग 2.0 इसे कौन कार्यान्वित कर रहा है? तो रूटाग 2.0 को निम्नलिखित 7 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन-कौन सी हैं ये परियोजनाएं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा, आईसीएआर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद के द्वारा, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा, इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा और आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो इन 7 संस्थानों के द्वारा किसको शुरू किया जा रहा है या हम कहें किसको कार्यान्वित किया जा रहा है? रूटॉक 2.0 को, ठीक है? ये 7 संस्थाएँ और यही ये 7 नहीं बल्कि अन्य 7 संस्थाएँ थीं जो रूटॉक 1.0 को कार्यान्वित कर रही थीं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें? देखो, अब आ जाओ स्मार्ट विलेज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी गाँव स्मार्ट अगर होगा तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होना चाहिए, उसमें कनेक्टिविटी स्मार्ट होनी चाहिए, है ना? उसका शिक्षण व्यवस्था स्मार्ट होना चाहिए, इसकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों पर जब काम होगा, तो एक गाँव कैसा बनेगा? स्मार्ट। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो अब आ जाओ, एक-एक करके डिस्कस करते हैं। स्मार्ट विलेज बनाना है, उसके लिए डिजिटल क्रांति करनी होगी। देखो, डिजिटल क्रांति के लिए सरकार कौन-कौन सी पहलें चला रही है? जैसे भारत नेट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर चलाए जा रहे हैं, है ना? जिससे एक गाँव में कोई व्यक्ति है अगर, तो वो इन्हीं कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अपना जो काम है, बैंकिंग संबंधी काम है या कोई भी काम है, सरकारी जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनका लाभ लेना चाहता है, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाके ले सकता है। ठीक? तो डिजिटल क्रांति गाँव में हो रही है, अर्थात गाँव धीरे-धीरे स्मार्ट गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ई-ग्राम स्वराज पहल चलाई जा रही है, एग्री स्टैक डिजिटल इकोसिस्टम चलाया जा रहा है, स्वामित्व योजना चलाई जा रही है, जिससे जो गाँव में भूखंड को लेकर लड़ाइयाँ होती थीं, वो रोकी जा सकें, है ना? और पैक्स कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? एक स्मार्ट ग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ो ज़रा, स्मार्ट पंचायतें देख लो ज़रा। पंचायतों को अगर स्मार्ट करना है तो क्या होगा? तो फिर कौन-कौन सी पहलें चलाई जा रही हैं जैसे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन चलाया जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। आपने नाम सुना होगा सभासार, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ये क्या है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक उपकरण है। काम क्या करता है ये? तो ये करता है ग्राम सभा की कार्यवाही को स्वतः रिकॉर्ड करने का ये काम करता है। वहीं एक पहल चलाई जा रही है सरकार के द्वारा पीएम वाणी, पीएम वाणी। क्या है ये? इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। देखो, पीएम वाणी का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो पीएम वाणी पहल चलाई जा रही है। इससे गाँव को कैसे लाभ होगा? गाँव में वाई-फाई लिखा है ना, तो गाँव में सार्वजनिक वाई-फाई स्थापित की जाएगी और ग्रामीण कनेक्टिविटी को का बढ़ाया जाएगा और कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा। तो ये जो पहलें लिखी है ना, इससे कहीं न कहीं गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है और गाँव को एक स्मार्ट गाँव की ओर बदला जा रहा है। इसके अलावा एक पहल है जिसको कहते हैं पंचायत निर्णय पहल। ये क्या है वास्तव में? ये डिजिटल मंच है। काम क्या करता है? न पंचायत निर्णय ये ग्राम सभा की बैठकों के प्रबंधन और निगरानी करने में सहायता करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द आया, ये लिखा है निर्णय।
ये निर्णय का पूरा नाम क्या है? आओ ज़रा देखो। पंचायत निर्णय पोर्टल, पंचायत निर्णय NIRNAY निर्णय, इसका पूरा नाम ये पूछा जा सकता है, याद रखिए। एन का मतलब है नेशनल, यहाँ से एन उठा लिया, नेशनल। आई का मतलब है इनिशिएटिव फॉर, ये आई उठा लिया। आर फॉर है रूरल इंडिया 2, यहाँ से आर उठा लिया। एन फॉर है नेविगेट, यहाँ से एन उठा लिया। ए फॉर है इनोवेट एंड रिजॉल्व, यहाँ से ए उठा लिया, ये वाला ए। और वाई फॉर है पंचायत डिसीजंस, ये उठा लिया वाई यहाँ से। अब बन गया निर्णय। ठीक, तो ये है पंचायत निर्णय पोर्टल। आपसे इसका पूरा नाम पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि निर्णय में एन क्या है, या निर्णय में ए क्या है ना? याद रखो। इसके अलावा स्मार्ट विलेज बनाने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे हम हैं, हम अपनी 3 पीढ़ियाँ आम तौर पर लेकर चलते हैं। हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक? ये हमसे ये हमसे पहले वाली पीढ़ी के हैं, और हम, और अब होंगे हमारे बच्चे। तो ये हो गई हमसे आगे की पीढ़ी, और ये हो गई हमसे पीछे की पीढ़ी, और ये हो गए हम वर्तमान में, ठीक है? तो हमारा तो जीवन चल ही रहा है, पेरेंट्स का भी चल रहा है। अब इन बच्चों का जीवन कैसे होगा? ये गाँव को, ये समाज को, ये शहर को बेहतर और कैसे बना सकेंगे? तो इनका भी तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके लिए सरकारें बहुत सारे कदम उठा रही हैं। एक स्मार्ट गाँव में इनका क्या योगदान हो सकता है? ये गाँव को स्मार्ट बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, और उसकी चर्चा करते हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा, जिसे कहते हैं MYGS। ये क्या है? ये वास्तव में एक मंच है, जो स्कूली बच्चों के लिए एक कृत्रिम मंच प्रदान करता है। अच्छा, बच्चे इससे सीखते क्या हैं? बच्चे इससे सीखते ये हैं, इस कृत्रिम मंच से, पंचायती राज अधिकारी काम कैसे करता है किसी गाँव में, निवासियों की भूमिका क्या होती है गाँव के उत्थान में, ये बच्चे सीखते हैं, और यही बच्चे कल का भविष्य बनेंगे, गाँव को बनाएँगे। तो फिर इनके लिए भी मॉडल यूथ ग्राम सभा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इससे गाँव का विकास हो रहा है। ना सिर्फ बच्चों का विकास होता है, बल्कि इससे गाँव का विकास होता है। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल क्या पूछेगा? आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, मॉडल यूथ ग्राम सभा कार्यक्रम, ये पहल किसने शुरू किया है? ये पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में एक संस्थान है, जिसे कहते हैं NIRDPR। इस संस्थान के सहयोग से इसे शुरू किया गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें, और आगे बढ़ो। गाँव में हमें कृषि करनी है। कृषि करने के लिए स्मार्ट कृषि का तरीका अपनाया जाना चाहिए। गाँव में स्मार्ट कृषि कैसे होगी? कौन-कौन सी पहलें चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा? आओ ज़रा देखो। इसके लिए सबसे पहली पहल किसान ई-मित्र। ये क्या है? ये बहुभाषी AI आधारित चैटबॉट है, ठीक? वॉइस आधारित है ये। याद रखें, गे 11 क्षेत्रीय भाषाओं में ये उपलब्ध है। इससे किसानों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, और इससे किसान लगातार अपडेट रहते हैं, और इससे खेती पर भी माकूल प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव। अच्छा, एक प्रणाली और है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। ये 2024 से शुरू हुई है प्रणाली। क्या करती है ये प्रणाली? कीट प्रकोप और फसल रोग का पता लगाती है। ये AI का इस्तेमाल करती है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है, इमेज एनालिटिक्स का उपयोग करके इन रोग, फसल रोग, और साथ ही साथ कीट प्रकोप का ये पता लगाती है। याद रखें, ये जो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है, ये 4 भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और पंजाबी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि किसानों को कीट प्रकोप के बारे में पता चलेगा, फसल के बारे में, फसल रोग के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा, तो वो फसल नष्ट नहीं हो पाएगी, कीटों के द्वारा नष्ट नहीं हो पाएगी। इससे किसान न सिर्फ अपनी फसल को बचाएगा, बल्कि देश में पड़ने वाले खाद्यान्न संकट को भी बचा पाएगा। ठीक है? तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पा रहा है। अगर इसमें AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इमेज एनालिटिक्स, इन सब का इस्तेमाल ना किया गया होता, तो शायद उसकी फसल नष्ट हो गई होती, और हमारा हमारा जो गाँव है, या हमारे हमारे जो खेत हैं, उनमें नुकसान हो गया होता, है ना? तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है किसी गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने में। और आगे देखो, स्मार्ट विलेज बनाने के लिए एक कदम और सरकार बढ़ा रही है, वो है प्रिसिजन फार्मिंग को लेकर। ये क्या है? ये खेती के बदलाव वाली एक पद्धति है। जो ट्रेडिशनल खेती चली आ रही थी पुराने ज़माने से, उसको थोड़ा-सा बदला जा रहा है। अच्छा, प्रिसिजन फार्मिंग में होता क्या है? इस प्रणाली में डेटा और तकनीक की मदद से खेत के अलग-अलग हिस्सों के अनुसार पानी, उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, ये जो प्रणाली है, इसमें डेटा, तकनीकी की मदद ली जाती है, और खेत के अलग-अलग हिस्सों में पानी,
उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग कैसे किया जाए, इनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है, जिससे समय और स्थान के अनुसार बेहतर परिणाम मिल सकें। यही नहीं, खेती को और दुरुस्त करने के लिए सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना जैसे प्रोग्राम चला रही है। सरकार कृषि को और दुरुस्त करने के लिए और अधिक अन्न उपजाने के लिए कृषि मशीनीकरण, जिससे सब्सिडी पर मशीन यंत्र उपलब्ध कराए जा सकें, कृषि मशीनीकरण उप मिशन जैसे प्रोग्राम चला रही है। इससे हमारी खेती भी स्मार्ट बन रही है ना? और अगर खेती स्मार्ट बन रही है तो कहीं न कहीं हमारा गाँव स्मार्ट बन रहा है। और आगे बढ़ो ज़रा, एक प्राधिकरण है एपेडा, इसके बारे में जान लो। एपेडा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नाम है इसका। इससे संबंधित अगर अधिनियम आपसे पूछे तो 1985 में आया था और ये प्रभावी कब से हुआ है? ये प्राधिकरण 13 फरवरी 1986 से। इस प्राधिकरण ने किसका स्थान लिया है, यानी इसके स्थान पर पहले कौन-सा काम कर रहा था परिषद? ये था प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद। अब इसको हटा के एपेडा काम कर रहा है। बासमती चावल को इस प्राधिकरण में कहाँ रखा गया है, इस अ, एपेडा में? इसकी दूसरी अनुसूची में। और एपेडा का जो क्षेत्रीय कार्यालय है कई जगहों पर है, कई जगहों पर है, लेकिन अगर यूपी में आपसे पूछे, बताओगे इसका क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में है। और आगे बढ़ो, कृषि के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है ताकि डिजिटल कृषि यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर हो सके। इसको कहते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। कब से शुरू हुआ है? 2024 से। ये एग्री स्टैक के विकास को तेज कर रहा है। एग्री स्टैक मतलब एकीकृत डिजिटल अवसंरचना। इसकी प्रमुख विशेषताएं भी हैं। कौन कौन सी? 3 विशेषताओं को आपको याद रखना है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी विशेषता इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो इन तीनों को याद रखोगे आप। ये है किसान रजिस्ट्री, डेटाबेस, भू संदर्भ वाले ग्राम मानचित्र और बोई गई फसल का पंजीकरण। ठीक। इसके अलावा स्मार्ट कृषि के लिए कुछ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर काम कर रही हैं, जैसे कर्नाटका में कृषि संजीवनी वैन चलाई जा रही है। ये कृषि संजीवनी वैन कर्नाटका में चलाई जा रही है। अच्छा, क्या करती है ये? यानी ये जो वैन है, ये जो गाड़ी है, ये गाँव-गाँव जाती है। क्या करेगी जाके वहाँ? वहाँ करती है कि गाँव में मृदा परीक्षण का काम करती है। इससे किसानों को लाभ हो जाता है। वो बता देती है कि भैया ये खेती जो है, यहाँ पर इसकी इसकी कमी हो गई है, ऐसे-ऐसे मिनरल्स की कमी हो गई है, तो ये वाली खाद यूज़ कर लो आप। ड्रोन प्रदर्शन करती है, ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। तो ये तो है कर्नाटक की कृषि संजीवनी वैन योजना। इसी प्रकार से केरल की के-फ़ॉन योजना, ये भी गाँवों को दुरुस्त कर रही है। के-फ़ॉन क्या है? इसको बोलते हैं केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। किसकी है ये के-फ़ॉन? ये है केरल की। क्या काम करती है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे रही है। तो इससे गाँव में अब बेहतरी आ रही है। ठीक? और आगे बढ़ें, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो ज़रा। गाँव को अगर स्मार्ट बनाना है, आपको हेल्थ पर काम करना होगा, आपको एग्रीकल्चर पर काम करना होगा, आपको शिक्षा पर काम करना होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। तो देखो, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कनेक्टिविटी पर कौन से काम सरकार ने किए हैं, ताकि एक गाँव को स्मार्ट गाँव बनाया जा सके। तो भारत नेट परियोजना चरण 1, भारत नेट परियोजना की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले चरण 1 की बात करेंगे। मंजूरी कब मिली है? 25/10/2011 को। ईयर याद रखना, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब 2011 में इसको मंजूरी मिली थी, तो इसे भारत नेट के रूप में नहीं मंजूरी मिली थी। इसे मिली थी एनओएफएन, यानी कि राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है? तो ये जो एनओएफएन है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसे भारत नेट कब बनाया गया? भारत नेट, इसका नाम परिवर्तित हुआ 2015 में। उद्देश्य क्या था भारत नेट का? उद्देश्य था ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। ठीक है? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संचार मंत्रालय का दूरसंचार विभाग ये काम कर रहा है इसके लिए। कुछ अन्य जानकारियाँ देख लो, अन्य महत्वपूर्ण। कौन-कौन सी जानकारियाँ हैं? इसमें भारत नेट के अंतर्गत ही हम आपको बता रहे हैं। इसमें फाइबर का उपयोग करके इसमें गाँव को जोड़ा जाता है। फाइबर का उपयोग करके जोड़ा जाता है, किसे जोड़ा जाता है? ब्लॉक मुख्यालय को ग्राम पंचायत से जोड़ा जाता है। पहला चरण पूरा कब हुआ है? ये जो पहला चरण आया था 2011 में, 2017 में इसको पूरा किया गया। टारगेट क्या था इसका? 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायत में कार्यान्वयन होगा। लेकिन ये जो टारगेट है ना 1 लाख, ये आगे बढ़ा दिया गया था, 1.2 लाख ग्राम पंचायत कर दिया गया था। ठीक है? अब आ जाओ भारत नेट का दूसरा चरण। भारत नेट चरण 2 ये जारी है अभी। इस चरण के अंतर्गत विभिन्न मॉडल को रखा गया था। जैसे एक मॉडल है राज्य नेतृत्व वाला मॉडल। इसमें कौन से कितने राज्य थे? इसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया।
ये 8 राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। दूसरा मॉडल भी याद रखो, सीपीएसए के नेतृत्व वाला मॉडल। इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश भी था। और इस मॉडल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उत्तरदायी कौन है? बीएसएनएल। ठीक है। और इसका जो टारगेट था वो ये था कि 1.5 यानी कि 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड का कवरेज पहुंचाना। इसके बाद आता है तीसरा चरण। यह तीसरा चरण ये जारी है अभी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, याद रखना, 5G प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना, बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाना, मजबूत लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। यह है इसका उद्देश्य। फिर समझ लो, भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण का उद्देश्य क्या है? 5G प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना, बैंडविड्थ क्षमता बढ़ाना, मजबूत लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। और फिर आगे चल के 2023 में भारत नेट कार्यक्रम में संशोधन हुआ, जिसे कहते हैं संशोधित भारत नेट कार्यक्रम। कब इसको स्वीकृत किया गया? 2023 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रिंग टोपोलॉजी में कितनी ग्राम पंचायतों की संख्या याद रखना, 2.64 लाख ग्राम पंचायत को काहे की कनेक्टिविटी देना? ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देना। ये था इसका लक्ष्य। किसका? संशोधित भारत नेट कार्यक्रम का। अच्छा, ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसमें वित्त पोषण कौन करेगा? वित्त पोषण कौन करेगा? तो इसके लिए है डिजिटल भारत निधि। इसके माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा, जिसे कहते हैं डीबीएन। इस फंड ने, ये जो डिजिटल भारत निधि निधि है ना, इस फंड ने एक फंड चल रहा था जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको रिप्लेस किया है इसने। तो वित्त पोषण किस निधि के माध्यम से हो रहा है? तो आप बताओगे डिजिटल भारत निधि के माध्यम से। ठीक। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है इस पूरे प्रोग्राम का? तो विशेष प्रयोजन वाहन, ये वास्तव में एक कंपनी होती है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसके द्वारा किया जा रहा है क्रियान्वयन। बोलोगे नहीं? अच्छा, इस पूरी परियोजना में बीएसएनएल का रोल क्या है? देखो, इस पूरी परियोजना में बीएसएनएल कहाँ पे है? ये वास्तव में संपूर्ण नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए नियुक्त किया गया है। ध्यान देना, इस पूरी परियोजना के लिए बीएसएनएल क्या है? ये क्या काम करता है? ये पूरे नेटवर्क के संचालन, रख-रखाव के लिए इसकी नियुक्ति की गई है और ये एकमात्र परियोजना प्रबंधक एजेंसी है, याद रखना। अच्छा, अब यहाँ से हम देखेंगे पूरा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत नेट, उसके बारे में। ये जो भारत नेट का तीसरा चरण है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड पूंजीगत व्यय कार्यक्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें टोटल कितना बजट खर्च किया गया? 1.4 लाख करोड़। और लगभग 6.5 लाख गाँवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना, ये है इसका लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कितनी गति दी जाएगी? ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, कितनी गति का होगा? 25 एमबीपीएस, ये टारगेट है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो, जस्ट वेट, एक प्रोग्राम और है जिससे अपना गांव स्मार्ट बनेगा। ये प्रोग्राम कौन सा है? इसको कहते हैं समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट पहल। ये लिखा है फिजिटल, डिजिटल नहीं लिखा है, गौर करना। फिजिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल और डिजिटल, भौतिक और डिजिटल, इनका जब समायोजन किया जाता है तो बनता है फिजिटल। इसीलिए नाम है समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट पहल। कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है ये पहल? दूरसंचार विभाग के द्वारा। हाल ही में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन भी हुआ है अभी। कहाँ हुआ है समृद्धि केंद्र का उद्घाटन? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना, गुना में एक जगह है उमरी, ये एक गांव है। यहीं पर समृद्धि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य क्या है इसके? इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक और डिजिटल, लिखा है ना, भौतिक और डिजिटल फिजिटल सेवाओं का एकीकरण करना और ग्रामीण भारत को रूपांतरित करना, ये है उसका उद्देश्य। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ये जो पूरी पहल है जिसको कहते हैं समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट पहल या समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट पहल, इस पूरे के पूरे पहल में कितने गांवों की पहचान की गई है? 3 गांवों की। मध्य प्रदेश का है ओमरी, आंध्र प्रदेश का है नारकोदरू और इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? चौरावाला। किस जिले में है ये? मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब गांव को स्मार्ट बनाना है तो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा अर्थात
गांव के प्रत्येक नागरिक तक गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस पहुंचनी चाहिए इसके पास तक। और गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस यानी से सरकार के द्वारा जो शुरू की गई पहलें हैं, वो इस कस्टमर के पास तक आनी चाहिए, है ना? तो इसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सामान्य सेवा केंद्र। तो अगर गाँव को स्मार्ट बनाना है, तो वहाँ पर डिजिटल पहलों के साथ-साथ अवसंरचना के साथ-साथ डिजिटल पहलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो उसी में से एक पहल है कॉमन सर्विस सेंटर। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है? ये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना की रणनीतिक आधारशिला है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, इसे कब शुरू किया गया था? अनुमोदन कब किया गया था? मई 2006 में। और सीएससी 2.0 ये 2015 में लॉन्च किया गया था। तो कहीं न कहीं स्मार्ट गाँव बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी अहम योगदान है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ें? अब एक और योजना देख लो। इस योजना का नाम है पीएम वानी। इस पहल को देखो ज़रा, ये लिखा है पीएम वानी। इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो पीएम वानी, इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। 4 बातें याद रखो, 3 बातें। एक तो इसको मंजूरी कब प्रदान की गई? इसको मंजूरी दी गई दिसंबर 2020 में। कौन-सा विभाग रन करा रहा है? दूरसंचार विभाग। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये है इसका उद्देश्य, पीएम वानी का, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो ये वरदान है एक तरह से, है ना? और गाँव का विकास ही हो रहा है इसके माध्यम से। अब आ जाओ एक पहल और है, जो स्मार्ट गाँव की ओर किसी भी गाँव को स्मार्ट गाँव बनाने के लिए तेज़ी से उसमें योगदान दे रही है। ये पहल कौन-सी है? भू प्रहरी पहल। और सवाल ये है, ये भू प्रहरी क्या है? ये ग्रामीण परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए एआई और भू स्थानिक अवसंरचना है। कब इसको लॉन्च किया गया? 2025 में। किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। याद रखना, एआई और भू स्थानिक तकनीकों का प्रयोग करता है। ठीक? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है भू प्रहरी? तो आप बताओगे एआई और भू स्थानिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन याद ये रखना है कि ये जो पहल है, ये पहले अमृत सरोवरों की निगरानी के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर क्या हुआ? अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए। ठीक है? और आगे बढ़ें। स्मार्ट गांव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी भी कोई योजना है क्या? हाँ, इसे कहते हैं आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। बस फर्क इतना है कि अभी जो सरकार चल रही है एनडीए की, बीजेपी की, कि इसके द्वारा ये शुरू नहीं की गई थी। ये शुरू की गई थी अखिलेश सरकार के द्वारा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय 2016 में, और योगी आदित्यनाथ उस समय नहीं थे मुख्यमंत्री। तो अखिलेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? यूपी डास्प के द्वारा। 2016-17 में इसके लिए 300 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया गया था। 1 साल के लिए ये योजना चलाई गई। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। ये बेसिक डेटा है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट ग्राम योजना कौन-सी है? आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना। याद रखें, अखिलेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई 2016 में, यूपी डास्प क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा शुरू की गई और 300 करोड़ रुपए बजट के साथ शुरू की गई। 1 साल के लिए शुरू की गई, 2016 से 17 के लिए। अब ये लिखा है आई स्पर्श। स्मार्ट ग्राम तो समझ गए, लेकिन आई स्पर्श क्या है? आओ जरा समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये लिखा है आई स्पर्श। आई मतलब है इंक्लूसिव। याद रखना, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि आई स्पर्श में आई या एस या पी या ए या आर या एस का फुल फॉर्म क्या है? तो आई का मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ, इनकम एनहेंसमेंट, आईटी सॉल्यूशंस। यानी हिंदी में कहें तो चयनित ग्रामों का समग्र विकास, आय में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। एस का मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, कोहेशन, सिंपल सॉल्यूशन। यानी कि हिंदी में कहें तो कौशल विकास, सामाजिक मेल मिलाप, जुड़ाव और सामाजिक न्याय, आसान समाधान। पी मतलब क्या है? स्पर्श में पी है पार्टिसिपेशन, पीपुल, पंचायती राज, जन सामान्य, पंचायती राज की सहभागिता। ए मतलब क्या है? एडॉप्टेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट एंड प्रीसियस अलाइड एक्टिविटीज।
इसको हिंदी में कहेंगे कृषि की आधुनिक एवं दक्ष तकनीकों तथा संबंधित सहायक क्रियाकलापों के अनुरूप रूपांतरण करना। ये है ए का फुल फॉर्म। आर मतलब क्या है? आर इसे डिनोट करता है, ये करता है रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, रेजिलियंस, रिसाइकल यानी कि उत्तरदायी शासन, प्रशासन, लचीलापन, संसाधनों को पुनः उपयोग में लाने की दक्षता विकसित करना। एस किसे डिनोट करता है? ये करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, सस्टेनेबल, सुरक्षा, स्वच्छता, टिकाऊपन। और एच किसे डिनोट करता है? ये करता है हेल्थ, हाइजीन, हाउसिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छ एवं स्वास्थ्यपरक जीवन शैली और आवास को। अब सवाल ये है, योजना का नाम क्या था? जरा यहाँ पर आओ, फिर से देखो। योजना है आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कुछ गांवों को रखा जाएगा स्मार्ट बनाने के लिए। बोलो भाई, अब सवाल ये उठता है, ये गांव कहाँ से आएंगे? तो देखो, इसके अंतर्गत चयनित गांव कहाँ से होंगे? तो एक योजना चलाई जा रही थी, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना, उत्तर प्रदेश की है ये, 2012 में चलाई जा रही थी। और इसके अंतर्गत जो नामित गांव है ना, वो इस योजना के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आई स्पर्श स्मार्ट गांव योजना को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की योजना है, स्मार्ट विलेज से संबंधित। आगे बढ़े, एक परियोजना है, इसको याद रखो, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। ये शुरू कब की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी और 2020 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम आपको लिए चलते हैं स्मार्ट विलेज प्रोग्राम के बाद स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? आओ जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले दो बातें याद रखनी होंगी आपको। शुरू कब हुआ? 25 जून 2025 नहीं, 2015 होगा, है ना? ये टाइपिंग एरर हो गई है, इसको आप ठीक कर लो। 25 जून 2015। कौन सा मंत्रालय है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। सवाल ये बनता है कि भाई ये इसमें शहरों को चुना गया है, तो शहर कौन-कौन से चुने गए होंगे? 100 शहरों को इसमें चुना गया है। 4 राउंड में चुना गया है। टोटल 100 शहर हैं, 4 राउंड हैं। पहले राउंड में 20 शहरों को चुना गया, दूसरे राउंड में 40 शहरों को चुना गया, तीसरे राउंड में 30 शहरों को चुना गया, चौथे राउंड में 10 शहरों को चुना गया और ये जो चौथा राउंड है, इसी चौथे राउंड में 100वां स्मार्ट सिटी शिलांग को चुना गया। यहाँ तक आप बात समझ गए? तो अब पीरियड ऑफ सिलेक्शन, ये टाइम दिया है कि किस टाइम कौन से स्मार्ट सिटी को चुना गया है। तो यहाँ से ये बातें याद रखो बस। अब आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में। आपसे पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी का जो चयन हो रहा है उसकी चयन प्रक्रिया क्या है? ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये लाइन पूरी याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। याद रखना, प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद के विचार पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से इन शहरों का चुनाव हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, स्मार्ट सिटी मिशन में घटक कितने हैं? आप बताओगे। इसमें 2 घटक हैं। कौन-कौन से 2 घटक हैं? एक है क्षेत्र आधारित विकास घटक और दूसरा है पैन सिटी विकास घटक। और क्षेत्र आधारित विकास घटक को कहा जाता है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। आओ जरा पहले इसको समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन में 2 घटक हैं। कौन-कौन से? पहला है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में 3 आयामों को शामिल किया गया है। पहला आयाम है रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट में जितने भी शहर हैं, उनका जो एरिया होगा वो 50 एकड़ न्यूनतम होगा। ठीक है? रिट्रोफिटिंग, ये दूसरा आयाम है। इसके अंतर्गत जो एरिया होगा 500 एकड़। और ग्रीनफील्ड आयाम में जितने भी शहर शामिल होंगे, उन सभी का जो एरिया होगा वो 250 एकड़ होगा। याद रखो, ग्रीनफील्ड में एज एग्जांपल अमरावती, रिट्रोफिटिंग में अहमदाबाद और रीडेवलपमेंट में भिंडी बाजार। इनको सबको शामिल किया गया है। फिर से देख लो, स्मार्ट सिटी मिशन में कितने घटक हैं? आपने बताया 2। कौन-कौन से? एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी डेवलपमेंट। पैन सिटी डेवलपमेंट में सिटी वाइड स्मार्ट सॉल्यूशंस को समाहित किया गया है। भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, फिर से समझ लो। स्मार्ट सिटी मिशन में कितने घटक? 2। पहला घटक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और दूसरा घटक पैन सिटी डेवलपमेंट। भूलना नहीं, इनका अगर एरिया पूछे तो ये एरिया है, याद रखना। ठीक है? ग्रीनफील्ड का क्या होगा, रिट्रोफिटिंग का क्या होगा और वगैरह-वगैरह। अब देखो ज़रा, मैंने 3 आयाम आपको बताए, कौन-कौन से? यहाँ पर आओ। स्मार्ट सिटी मिशन के 2 घटक, एक क्षेत्र आधारित विकास, कितने आयाम हैं इसके? 3। पुनर्विकास, रिट्रोफिटिंग, ग्रीन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आओ, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, गौर करना ज़रा। ये है रिट्रोफिटिंग वाले शहर, ये हैं रीडेवलपमेंट वाले शहर और ये हैं ग्रीनफील्ड वाले शहर। यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो 57 शहरों की दी गई है और 43 शहरों की दी गई है। 57 क्या है? ये ऐसे शहर हैं, सिटीज़ हैव चोज़न एनी ऑफ 3 मॉडल्स।
यानी ये 3 मॉडल दिए गए हैं ना, 3 मॉडल दिए गए हैं, रिट्रोफिट मॉडल, रीडेवलपमेंट मॉडल और ग्रीनफील्ड मॉडल। ज़रा गौर करना, इन 3 में से किसी एक का चयन करने वाले कितने शहर हैं? अगर आपसे ये पूछ ले, तो 51 ये हैं, 1 ये है, किसी एक का चयन किया है इसने और 5 ये हैं। टोटल 51, 5, 56, 56, 1, 57 तो यही लिखा है, सिटी हैव चूज़न एनी ऑफ 3, 3 में से कोई एक, रिट्रोफिट, डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड। अब ये 43 क्या है? आपसे पूछे कि उन शहरों की संख्या बताओ जिन्होंने कॉम्बिनेशन को चुना है। कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रीनफील्ड और रिट्रोफिट दोनों को चुना है। ग्रीनफील्ड और रीडेवलपमेंट दोनों को चुना है, रीडेवलपमेंट और रिट्रोफिट दोनों को चुना है। ऐसे शहर कितने हैं? 40 हो गए ग्रीनफील्ड और रीडेवलपमेंट और रिट्रोफिट वाले। ग्रीनफील्ड और रिट्रोफिट वाले हो गए 2 और ग्रीनफील्ड और रीडेवलपमेंट वाले हो गए 1, तो कितने हो गए? 40, 2 42, 1 43, टोटल हो गए 43। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछें तो भूलना नहीं बिल्कुल भी, मुट्ठी में होने चाहिए सारे के सारे फैक्ट्स, ठीक है? फिर से देख लो 57, ये एनी ऑफ 1, चाहे रीडेवलपमेंट का कोई एक उठा लो, रिट्रोफिट के 51 उठा लो और ग्रीनफील्ड के 5 उठा लो, यानी ये 5 केवल ग्रीनफील्ड के हैं, केवल 1 है रीडेवलपमेंट का, केवल 51 है रिट्रोफिट के। तो सबको जोड़ लिया 57 हो गए ऐसे शहर। 43 कौन से शहर हैं? 43 हैं कोई 2, सिटीज हैव चूज़न कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स, ठीक? अब यहाँ आपसे पूछ सकता है कि ग्रीनफील्ड मॉडल और रिट्रोफिट मॉडल को अपनाने वाले कितने शहर हैं? आपने बताया 2, कौन-कौन से हैं? नासिक और कोलकाता। ग्रीनफील्ड मॉडल, रीडेवलपमेंट मॉडल को अपनाने वाले कौन से शहर हैं? एक, कौन है? अटल नगर। ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट, ठीक। फिर अगर आपसे पूछे कि रिट्रोफिट रीडेवलपमेंट को अपनाने वाले कितने शहर हैं? 40। एक एक हम ये भी कह सकते हैं ऐसे ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीनफील्ड में टोटल कितने हो गए? 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 2 7, 7 1 8। ग्रीनफील्ड में टोटल कितने हो गए? 8। रिट्रोफिट में कितने हो गए? 51 ये हैं, 40 ये हैं, 2 ये हैं। 51 40 91 92 93। रीडेवलपमेंट में कितने हो गए? 1 ये है, 40 ये हैं और 1 ये है। 40 2 42 हो गए। है ना? इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस पूरे डायग्राम को बार-बार जितने भी आयामों से हो सके याद रखो। आओ ज़रा देखो अब। स्मार्ट सिटी मिशन के घटक 2 हैं। सबसे पहले घटक से हम शुरू करेंगे। क्षेत्र आधारित विकास। कितने इसके घटक हैं? या हम कहें कितने इसमें मॉडल हैं? इसमें मॉडल है 3, पुनर्विकास मॉडल, रिट्रोफिटिंग मॉडल और ग्रीनफील्ड मॉडल। आओ ज़रा सबसे पहले पुनर्विकास को देख लो, ये है कौन-सी बला? पुनर्विकास जिसको कहते हैं रीडेवलपमेंट। इसमें होता क्या है? इसमें शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण होता है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे केवल पुनर्विकास के लिए कौन-सा शहर इसमें शामिल है? तो याद रखना केवल पुनर्विकास के लिए एक शहर, नाम है भोपाल, ठीक? और आगे बढ़ो। रिट्रोफिटिंग ये कौन-सी बला है? भाई आओ ज़रा समझते हैं रिट्रोफिटिंग क्या है? मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, ये आता है रिट्रोफिटिंग के अंतर्गत। ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ ये क्या है? नए शहरी क्षेत्र का विकास करना, यानी नए शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अंतर्गत, जैसे गुजरात की गिफ्ट सिटी, है ना? अब आ जाओ दूसरा घटक कौन-सा था? दूसरा घटक ये वाला था, देखो ज़रा। स्मार्ट सिटी मिशन के 2 घटक मैंने बताए थे। पहला घटक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और दूसरा घटक पैन सिटी। पैन सिटी में क्या था? सिटी वाइड स्मार्ट सॉल्यूशंस इसमें उपलब्ध कराए जाएँगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पैन सिटी घटक जो है, उसमें ई-गवर्नेंस, कचरा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, आईसीटी समाधान, इन सबको ऐड किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अब ये जो स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है, इस मिशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लो। वित्त पोषण तंत्र, ध्यान देना, वित्त पोषण तंत्र यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्त बँटवारा कैसा होगा? 50-50 रेशियो में। और ये जो वित्त पोषण तंत्र है, ये लागत साझाकरण मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा क्या इसमें निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है? आप कहोगे हाँ, इसमें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की अनुमति भी दी गई है। एक शब्द है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आता है आईसीसीसी। ये क्या है? आईसीसीसी, इसको कहते हैं हिंदी में एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र। ये काम क्या करता है? 3 फैक्ट याद रखो इसमें बस। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। 100 स्मार्ट शहरों में इसकी स्थापना की जाएगी। याद रखना, काम क्या है? ये काम क्या करेगा? ये एक तंत्रिका तंत्र के रूप में, यानी ये एक ब्रेन के रूप में काम करता है। किसके ब्रेन के रूप में? शहरों के संचालन के लिए, उनके प्रबंधन के लिए दिमाग के रूप में काम करता है, तंत्रिका तंत्र के रूप में काम करता है।
अर्थात ये काम क्या करेगा? ये नगर निगम को स्मार्ट समाधान देगा। शहरों की सुरक्षा निगरानी का प्रबंध करेगा। ये काम है आईसीसीसी का, ठीक है? तो कुल मिला के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी किसकी है? इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल। नाम में ही लिखा है ना, कंट्रोल, प्रबंधन करेगा, नियंत्रण करेगा। अब यहाँ पर आओ, एक शब्द और स्मार्ट सिटी मिशन में याद रखना, एसपीवी। ये क्या है? ये विशेष प्रयोजन वाहन है। वास्तव में ये एक कंपनी होती है। ये एक प्रकार की कंपनी है। काम क्या करेगी? काम होगा इसका, ये धन की मंजूरी और जारी करना इसे देखेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो पैसा वगैरह है उसको देखेगी और परियोजना के प्रदर्शन और प्रभाव की निगरानी का मूल्यांकन करेगी। ये तो बात हो गई केंद्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन की, ठीक? अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के लेवल में। उत्तर प्रदेश में जब आप चलते हो, तो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन, उत्तर प्रदेश में कितने शहरों का चयन किया गया है? आप बताओगे 10। कौन-कौन से? आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, ठीक? फिर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बजट आता है 2019-20 में। अभी देखो 10 हैं ये, कितने बच गए? 7 नगर निगम बच गए। अब 19-20 का जो बजट आता है, सरकार कहती है कि ये जो बचे हुए शहर हैं, हम उनको भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात 2019-20 के बजट में शेष 7 नगर निगमों को मिशन नगर निगमों में मिशन को विस्तारित कर दिया गया। ऐसी घोषणा सरकार के द्वारा की गई। ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये 7 कौन थे जिनको इस मिशन के अंतर्गत लाया गया है? इसमें एक है अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और शाहजहाँपुर। ये जो 7 हैं, जो 10 से इतर हैं, इन्हें राज्य स्मार्ट शहर घोषित किया गया। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य स्मार्ट शहर किसे घोषित किया गया है? इन 7 को। टोटल कितने हो गए? 10 वो थे और 7 ये हैं, यानी कि टोटल हो गए 17। तो 17 स्मार्ट शहरों के कार्यों की देखरेख भी तो करनी है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया है? इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय के अधीन स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय की स्थापना करी गई। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, टोटल कितने नगर हैं? 17। इसमें 10 कौन है? 10 को रखा गया है केंद्रीय स्मार्ट शहर की सूची में और 7 को कहाँ रखा गया है? राज्य स्मार्ट शहर की सूची में। तो 10 ये जो केंद्रीय स्मार्ट शहर हैं, इनका प्रबंधन कौन करेगा? ये करेगा विशेष प्रयोजन वाहन, जिसे कहते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे कहते हैं, एक कंपनी है ये। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित हुई है और ये करेगी प्रबंधन किनका? 10 केंद्रीय स्मार्ट शहर का, ठीक? अब ये जो राज्य ने अपनी तरफ से ऐड की हैं, इनका प्रबंधन कौन करेगा? इनका प्रबंधन करेगा नगर निगम। बात खत्म। तो ये है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, या हम कहें स्मार्ट सिटी मिशन। शुरू कब से हुआ है? शुरू हुआ है जून 2015 से। आई होप यहाँ तक आप बात सारी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ें, एक और देख लो, ये है सूडा। इसके बारे में भी जान लो। इसको कहते हैं स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। नोडल एजेंसी ये है काहे की? राज्य स्तर पर शहरी रोजगार गरीबी उन्मूलन के लिए। तो 1990 में, 20 नवंबर 1990 में इसको पंजीकृत किया गया और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। इसका अध्यक्ष होता है संबंधित जिला का मजिस्ट्रेट। आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक? तो ये है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इसको ठीक कर लेना, 2015 कर लो इसको। तो दोनों टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। कौन-कौन से टॉपिक्स बता दिए मैंने आपको? स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बता दिया और स्मार्ट विलेज प्रोग्राम के बारे में बता दिया। ठीक है? बस इतनी बातें याद रखना। सवाल अ, आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, चलते-चलते मैं फिर से आपको जानकारी दे दूँ, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जैसे ही आएँगे तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। इसके अलावा साथ ही साथ लोअर पीसीएस का बैच आपको मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप लोअर पीसीएस के बैच से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।